अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल ITC बंगाल 5 स्टार होटल में, जहाँ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स को वक्फ़ तरमीमी बिल पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मौका दिया था और माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, यानी मुतअद्दिद ग्रुप्स में प्रोफेशनल्स ने, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान ने, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव ने, उलमा ने, क़ुज़ात ने अपनी राय JPC के सामने वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ रखा और अपना मजबूत प्रेजेंटेशन जो है वो पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, जो वहयैन फाउंडेशन के बानी हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो मैं मौलाना का इस्तकबाल करता हूँ फ़िक्र नज़र TV पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इमारत शरिया ने जो ये पूरा एक निज़ाम बनाया और इसको स्मूथ करने की बेपनाह कोशिश की कि लोग आराम से जाएं और JPC के सामने वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो उनके दिल में जज्बात हैं, जो गुस्सा है और जिस तरह लोगों ने यानी इत्तेहाद का ज़बरदस्त सबूत पेश किया है, वो वहाँ पे रख सकें दलाइल की रोशनी में, आर्टिकल्स की रोशनी में, दफ़ात की रोशनी में। आपने अपनी बात किस तरह रखी, क्या असर रहा, आपको क्या महसूस हुआ? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इमारत शरिया से जुड़े हुए जितने अफराद हैं, जिन लोगों ने इस प्रोसेस को बहुत आसान बनाया अवामुन्नास के लिए। लोगों में चूँकि नॉलेज की कमी होती है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम कैसे मुलाकात करें, कैसे बात रखें, तो उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल ही सहल किया और उसे लोगों को तैयार किया और लोगों को क़ता नज़र इसके कि कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, कौन किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, बहैसियत उम्मत वाहिदा के इमारत शरिया ने भरपूर कोशिश की और उसका भरपूर नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नज़र आया। मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स और अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पे जमा हुए और आज JPC से मुलाकात हुई और उनके सामने मुकम्मल बातें रखी गई। जहाँ तक हमारे ग्रुप का ताल्लुक़ है तो इस्लामिक स्कॉलर्स का एक ग्रुप तैयार हुआ जो कि उलमाए मगरिबी बंगाल और झारखंड पर मुश्तमिल एक ग्रुप था। तकरीबन 17 के करीब तादाद थी और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग JPC से हमने मुलाकात की और इब्तिदा में ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी कि उनके सामने बात रखी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बात रख दी है कि ये जो वक्फ़ अमेंडमेंट बिल है, ये दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और एक राइट नहीं बल्कि सेवरल राइट्स को वायलेट करता है। हमने ये इसकी निशानदही की कि ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26B है, जहाँ पे हमें राइट टू मैनेज आवर रिलीजियस अफेयर्स है, सबसे ज़्यादा मुतासिर वो राइट होता है। इसके अलावा आर्टिकल 25B और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा इस बिल में जो बातें कही गई हैं, जो सेक्शंस हैं, बसा औक़ात देखा जाता है आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ तो गैर मुस्लिमों को वक्फ़ में कंट्रीब्यूट करने से मना कर दिया गया, दूसरी तरफ ये लाजमी करार दे दिया गया कि वक्फ़ में 2 गैर मुस्लिम का होना ज़रूरी है। उधर आप ये कह सकते हैं कि भाई उन्हें इसलिए रोक दिया गया चूँकि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या इनका ताल्लुक़ है, यहाँ क्यों जोड़ दिया गया? ये बात मैंने चेयरमैन साहब के सामने रखी और जितने मेंबरान थे उनके सामने रखी। उसके बाद हमने ये बताया कि उमूमन वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि ये जहाँ उंगली रख दे वो उनकी ज़मीन हो जाए। अक्सर अमीर शरीयत ने भी कई बार कहा कि भाई मैं पार्लियामेंट हाउस गया जी, या मैं पटना के किसी पुरानी इमारत और धरोहर का मैंने दौरा किया, मैंने जाके उंगली रखा जी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो मेरा हो नहीं सका, वरना उसको उम्मत मुस्लिमा की खिदमत का कोई मजबूत मरकज़ बनाया जा सकता। तो ये बात मैंने उनके सामने रखी कि सेक्शन 3C1 के तहत हुकूमत हिंद को रेट्रोएक्टिवली ये इजाज़त और इख्तियार दिया जा रहा है कि आप वक्फ़ की जायदाद को क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़, ये जो इल्ज़ाम वक्फ़ पे लगाया जाता है वक्फ़ बोर्ड पर, ये तो हुकूमत के ऊपर लगना चाहिए कि अब इस बिल के पास होने के बाद हुकूमत हिंद किसी भी वक्फ़ की जायदाद पे उंगली रख दे वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह रखी गई। उसके अलावा हमने बताया खुसूसन सर्वे के ताल्लुक़ से भी पूरी ज़िम्मेदारी कलेक्टर को दे दी गई। तो ज़ाहिर है यहाँ तो बायसनेस है। कलेक्टर कौन होगा? वो तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होगा, गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन करदा वो शख्स होगा। तो कहीं ना कहीं तो ये अंदेशा है कि वो बायसनेस के साथ फ़ैसला करे और बायस फ़ैसला करे। तो ये ऐसा हो गया कि भाई हुकूमत फ़रीक़ भी है और साथ में जज भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके साथ हमने ये बात भी उनके सामने रखी कि आर्टिकल 3C9 और सेक्शन 3C9 और 4 के तहत बेवाओं, मुतल्लक़ा
और इसके अलावा ऑर्फन्स के ताल्लुक़ से ये बात कही जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि मखसूस उस वक्फ़ की जायदाद की आमदनी को उन पे हम कैसे ख़र्च करेंगे। ये तो सरासर इन्वॉल्वमेंट है हमारे रिलीजियस अफेयर में, ये गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती। मैंने कहा कि सर ये गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ये शरिया तय करेगी। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आर्टिकल 25 के तहत कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन पे और अपने इश्यूज़ को हम खुद मैनेज करेंगे। तो यहाँ चेयरमैन साहब ने जो है काउंटर किया, जो उन्होंने कहा कि अगर बेवाओं और मुतल्लका और यतीमों की मदद हो रही है तो अच्छी चीज़ है ना, प्रोग्रेसिव ये कदम है और अच्छी चीज़ है। तो हमने कहा कि इसका निज़ाम इस्लाम में अलग मौजूद है, यहाँ मसला वक्फ़ के उसूलों का है। वक्फ़ हम वहीं यूज़ कर सकते हैं जो वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक हो। यानी अगर वाकिफ़ ने कहा कि ये ज़मीन, इस ज़मीन में स्कूल बनेगा तो अब वहाँ पे स्कूल ही बनाना है, अब वहाँ पे हम गरीबों की मदद या बेवाओं की मदद नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे जहत से करें, दूसरे जहत से करें। वो ज़मीन जहाँ पे बेवाओं के लिए वक्फ़ कर दी गई तो वहाँ पे वही करेंगे, वहाँ स्कूल नहीं खोल सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ में आई। और हमने तो कैसा लगा आपको ओवरऑल आपकी बात रखने के बाद? जी, अंदाज से पता चल जाता है कि सामने वाले पर गुफ्तगू का कितना असर हुआ। क्या अंदाज़ा लगा? मैं सिर्फ इनफरादी तौर पे आपके बारे में नहीं, बल्कि ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन रहा है और मुसलमानों ने जेपीसी के सामने इस बिल के यकसर मुस्तरद करने का मुतालबा किया और अपना मजबूत मौक़िफ़ रखा बैक ज़ुबान, तो कितना असर आपको नज़र आया सामने वाले पे? बज़ाहिर बहुत असर नज़र आया। यानी उनके पास इन बातों के बाद जो हमारे उलमा ने की है कोई ख़ास वो जवाब नहीं रहा, और उसके अलावा वो ज़ाहिर है वो जवाब देने भी नहीं बैठे हैं, वो सुनने के लिए बैठे हैं। अलबत्ता जो चेहरे के असरात थे और तासुरात थे और फिर जो बातें उस वहाँ से उठने के बाद हमारे जो मेंबर्स थे जेपीसी के जो हमसे उन्होंने कही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बहुत उम्दा पॉइंट्स आए, बहुत उम्दा बातें हुई। ख़ास तौर पे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी, जनाब मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने भी, हमारे चेयरमैन साहब और इसके अलावा जो और भी ऑफिशियल्स बैठे थे, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा, अक्सरियत ने ये कहा कि बहुत अच्छी बात आई और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से आए हैं। तो अब तक जो एक तवील एक तहरीक इमारत शरिया ने चलाया वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, और इसी तहरीक का मैं समझता हूँ कि एक हिस्सा ये भी है, और जहाँ जहाँ भी इस मीटिंग का निज़ाम बनाया गया तो हज़रत अमीर शरीयत ने ख़ुद से मीटिंग करके जेपीसी से मुलाकात से क़बल लोगों को पूरे तौर पे मोटिवेट भी किया और कुछ लाहे अमल भी बताया, एजुकेट भी किया, ट्रेन भी किया। तो आज सुबह की मीटिंग में आप थे? जी हाँ, मैं था। उस मीटिंग के ताल्लुक़ से मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो समझाया या बताया उसका फ़ायदा कितना वहाँ पे नज़र आया और कितनी चीज़ें आपको बताई हुई अमली तौर पे वहाँ नज़र आई? अल्हम्दुलिल्लाह रिटन फॉर्म में भी आवाम को कंटेंट दिया गया और इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए ख़ुद अमीर शरीयत हफ़िज़हुल्लाह भी जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। और सुबह 9:30 बजे गालिबन यहाँ 12 बजे के करीब से यहाँ पे जेपीसी से मीटिंग शुरू होनी थी अलग अलग ग्रुप्स की शक्ल में, तो 9:30 बजे से, बल्कि मेरा गुमान ये है कि कल भी शायद इस तरह की मीटिंग्स डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हुई हैं, और आज सुबह कोलकाता के मेंबर्स के साथ अमीर शरीयत की मीटिंग हुई, और जो लुब्बे लुबाब है और जो खुलासा है वो किस तरह हमें इनके सामने पेश करना है। चूँकि ज़ाहिर है यहाँ तो तकरीर नहीं की जा सकती, यहाँ 5-10 मिनट बात नहीं करनी है, बल्कि वो 1 मिनट या 2 मिनट या उससे भी कम जो है लोगों को मिलना है। अब इसी मुद्दत में कैसे हम अपनी मौसर बात अपनी बात को मौसर अंदाज में पेश करें और टू द पॉइंट बात बताएं, तो इसकी ट्रेनिंग जो है लोगों को दी गई और रिटन फॉर्म में भी कंटेंट दिया गया ताकि आसानी के साथ इस वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को समझा भी जा सके और पेश भी किया जा सके। और इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट ग्रुप्स में बहुत नज़र आया। यानी जो इंटेलेक्चुअल्स का भी ग्रुप गया, वो अफराद भी मीटिंग में जुड़े थे, जब वो बाहर आए जो उनका भी एक्सपीरियंस रहा और उनका भी जो उनके भी जो तासुरात रहे, फीडबैक्स रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही पता चलता है कि इमारत शरिया की तरफ से जो ये कोशिश की गई ये कामयाब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फाउंडेशन के ताल्लुक़ से माशाल्लाह वेस्टर्न कल्चर का असर वो किसी भी तरह हिंदुस्तानियों पर या हिंदुस्तानी मुसलमानों पर न पड़ जाए, इसके लिए गैर मामूली कोशिशें हो रही हैं। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या कोशिशें आप लोग इस जहत से कर रहे हैं, किस तरह से ये फ़िक्र पैदा हुई? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक अरसे से इस दुनिया में मगरबी तहज़ीब और मगरबी अफ़कार का गलबा है। हर मैदान में, चाहे सियासत का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, मईशत का मैदान हो, हर जगह ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए वेस्टर्न सिस्टम को बाई फोर्स नाफिज किया गया है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा ज़माने में जो सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए है वो यही है कि मगरबी तहज़ीब का मुकाबला करना। आप देखते हैं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अफराद उठते हैं जो बज़ाहिर नाम से तो मुसलमान हैं लेकिन अपनी फ़िक्र से पता नहीं वो क्या लगते हैं, वो शायद यहूद व
सारा से भी 2 कदम आगे हों, तो ये नतीजा कहाँ से आया, यानी ये नतीजा कहाँ से निकला? ये लिबरलिज़म का नतीजा है, ये सेक्युलरिज़म का नतीजा है, ये फेमिनिज़म का नतीजा है, ये तमाम वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ का नतीजा है जो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे दीनदारों के घराने महफूज नहीं हैं, हमारी औरतें फेमिनिज़म में मुब्तला हैं, हमारे बच्चे इल्हाद और एथिज़म की तरफ जा रहे हैं, सिरे से तमाम मज़हब का इनकार कर रहे हैं, खुदा के एग्जिस्टेंस का इनकार कर रहे हैं। तो ये वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमहुल्लाह ने उस ज़माने में फ़रमाया कि मुझे यकीन है कि आज अगर अबू हनीफ़ा ज़िंदा होते, इमाम शाफ़ी ज़िंदा होते, अहमद बिन हम्बल ज़िंदा होते, इमाम मालिक ज़िंदा होते, तो शायद थोड़ी देर के लिए वो भी फ़िक़्ह की तदवीन को रोक देते और इल्हाद जदीद और मगरिबी तहज़ीब का मुकाबला करते। ये दूरअंदेशी थी हमारे उलमाए किराम की, और वो उस ज़माने से इसे भाप रहे थे। और अब आज का ज़माना जो सोशल मीडिया का ज़माना है और इतनी अपनी बात को पूरी दुनिया में आसानी के साथ फैलाया जा सकता है, हम देख रहे हैं कि मुल्हिदीन और इस्लामोफोब सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कैसे काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, उन तशकीक का काम किया जा रहा है, उनके दिलो दिमाग में इस्लामी अकायद के ताल्लुक़ से शुकूक व शुबहात डाले जा रहे हैं। लिहाजा इस बात की ज़रूरत थी कि इस पर काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो इस लाइन में आया और मुझे जो इसमें मोटिवेशन मिली वो जनाब डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए मिली। और 2 साल हमने उनका कोर्स किया तहफ़्फ़ुतुल मलाहिदा, जो 2 साल में उन्होंने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ का जो उसका ऑपरेशन कैसे करना है ये हमें सिखाया और उनके आर्ग्यूमेंट्स को बताया, और फिर उनके जो भोंडे दलाइल है उनके उसूलों पे उतर कर उनको रद्द करना सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से पूरी टीम काम कर रही है, मैं तन्हा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो इस मैदान में काम कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी वाहियान फाउंडेशन है जहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि वो अफराद जो आपने बताया 3 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के लोगों के लिए निज़ाम है। ये मैंने बचपन से 56 इसलिए बोल दिया है। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वाहियान फाउंडेशन का, वो स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात, या वो जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, या ये कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ मैं समझता हूँ कि वो यानी आपका मकसद ये है कि वो कुछ भी रहे लेकिन मुसलमान रहे, जिस मैदान में रहे इस्लाम पर कायम रहे, ईमान पर कायम रहे और इस्लाम का दिफा करने वाले बन जाए। इसीलिए हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं उसमें बाकायदा इसकी कोशिश की जाती है कि जो इस्लाम पर एलिगेशंस लगाते हैं उनका लॉजिकल आंसर हम किस तरह दे सकें। एक है जज्बात में आके कह देना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या चीखना, काफिर कहना, गुस्ताख कहना, ये एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जज्बातियत सिरे से नहीं होनी चाहिए, वो अलग मामला है, लेकिन हर जगह आप इस तरह का मामला नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर हमला एकेडमिक अंदाज में हो रहा है तो आप पे लाजिम है कि एकेडमिक और इल्मी अंदाज में जवाब दें, और उसके लिए ऐसे अफराद तैयार करने होंगे जो इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली इस तरह प्रिपेयर हों और अपने ईमान में रासिख हों कि दुनिया के सामने इस्लाम की हक्कानियत को पेश कर सके जदीद तकाज़ों के एतबार से और मौजूदा ज़माने के लोगों की नफ्सियात का लिहाज रखते हुए। मौलाना शमाइल नदवी साहब को मैं मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट आलिम मानता हूँ। माशाअल्लाह बहैसियत आलिम सोशल मीडिया पर काम इनका बेपनाह फ़ाल है। लेकिन ये मेरा भी कमाल है कि जो आदमी एक लफ्ज़ में, एक जुमले में जवाब देने वाला है, उससे मैंने इतना लंबा चौड़ा तफसील और तवील इंटरव्यू किया। मैं ये समझता हूँ कि इनके इस इंटरव्यू को कंक्लूड अगर मैं ये शेर पढ़े बगैर कर दूँगा तो फिर मेरे पेट में कलाकुर होता रहेगा। दरअसल शमाइल भाई, आप जब अभी अपने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में थे, कंक्लूड कर रहे थे, तो मुझको याद आया कि अकबर इलाहाबादी के ताल्लुक़ से मैंने एक जगह पढ़ा कि जब उनके साहबजादा, उनके बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ की रंगरेलियों में, वहाँ की खूबसूरतियों में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, महव हो गए। पता चला तो शायर थे, वक्त के बड़े शायर, तो उन्होंने अपने बेटे को एक मकतूब इरसाल किया और उसमें उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त में सिर्फ़ एक शेर लिखा। वो शेर मेरे ख़्याल में आपके इस कंक्लूज़न पर बेपनाह सटीक बैठ रहा है और उसके बिल्कुल मिज़दाक़ है। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंद है आजिज़ की रहे याद, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। तो वाहियान फाउंडेशन माशाअल्लाह इस मिशन के तहत काम कर रही है और ये बड़ा काम है। दीन का काम कोई भी शख्स करे, वो इदारा हो या शख्स हो, वो इंतहाई मकबूल भी है और काबिल तारीफ़ भी है और उसकी सताइश भी होनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ होनी चाहिए कि उनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ ITC सोनार बांग्ला, मगरबी बंगाल, कोलकाता।